हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। हम सबसे पहले सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग्स हैं एंड टेक्सटाइल्स हैं। अब इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली हम 14th सेंचुरी से लेके एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड स्टडी करेंगे और यहाँ पे 19 CE से ही हिस्टोरियंस ने यहाँ पे एक टर्म निकाला है रेनेसांस, जिसका मतलब है रीबर्थ, जिसमें कल्चरल चेंजेस को डिस्क्राइब किया गया है। अब जो रेनेसांस है ये एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर के बारे में इसमें बताया है कि जो ग्रीक एंड लैटिन कल्चर है एंशिएंट वाला, उसका रिवाइवल कैसे हुआ। तो आपकी 1 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है कि रेनेसांस का मतलब क्या है। तो आप लिख सकते हैं रेनेसांस मेंट रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर। और ये सबसे पहले इटली में हुआ, उसके बाद रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, यहाँ पे होता रहा ये रेनेसांस। और जो हमारा रेनेसांस है ये एक स्विस स्कॉलर जिसका नाम है जैकोब बर्खाजेट, इन्होंने एम्फसाइज किया इस पे और अपनी एक बुक रिलीज करी जिसका नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली 1860। द फिनोमिनन दैट मार्क द चेंजेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन यूरोप इज रेनेसांस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेनेसांस में इसके कॉजेस। रेनेसांस के कॉजेस क्या क्या थे। पहला जो उसका कॉज था कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसमें हमारे 2 फैक्टर्स हैं। पहला है फैल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ओटोमन एम्पायर और दूसरा है क्रूसेड्स। ये एक वॉर कह सकते हो, ये एक वॉर टाइप का है। अब जो दूसरा उसमें कॉज जो है वो है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तीसरा है फेल डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि फ्यूडलिज्म होता क्या है, ठीक है। राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। फिर नेक्स्ट कॉज जो है, 4th कॉज हमारा वो है राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स। अब हम इसके इफेक्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इसके 2 इफेक्ट हैं। पहला है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एरा। अगर इसको समझें तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक व्यू पॉइंट्स, ये 3 इफेक्ट्स हैं जो ह्यूमनिज्म में ह्यूमैनिस्टिक आर्ट के बारे में बात की गई है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और ह्यूमनिज्म में ह्यूमैनिस्टिक लिटरेचर एंड ह्यूमैनिस्टिक स्ट्रीम का इमर्जेंस होता है। यहाँ पे जो आजकल हम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी इमर्जेंस भी ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड हुई थी। अब यहाँ पे साइंटिफिक व्यू पॉइंट जो है, इसमें साइंस की डेवलपमेंट हुई है, यानी कि अकेडमी ऑफ साइंस इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे जो कैपलर है, कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलो, हार्वे, इन सब ने अपनी न्यू थ्योरीज बताई हैं, ठीक है। इनकी जो इन्वेंशंस थी, ये बुक पब्लिश उन्होंने कराई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब सेकेंड इफेक्ट है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब रिफॉर्मेशन मूवमेंट के कॉजेज क्या हैं। एट्रोक्रेसी ऑफ चर्च। अब रिजल्ट्स क्या हैं। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाय मार्टिन लूथर। अब हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है मार्टिन लूथर के बारे में। इन्होंने अपनी एक 985 थीसिस पब्लिश करी थी और ओपन चैलेंज दिया था चर्च को, जिसकी वजह से एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इमर्ज होती है। और ये मूवमेंट के साथ साथ हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो 2 पोल में बढ़ जाती है, एक तो ऑर्थोडॉक्स वाले, जो दूसरा है वो प्रोटेस्टेंट वाले हैं। हमने जो अभी फ्लो चार्ट देखा था, अब उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ रेनेसांस। हमने जो पहला कॉजेज पढ़ा था वो तो कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसमें क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड की एक्सपेंशन किसके बीच में, बाइनेस्ट एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज। इसमें क्या होता है, पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड, यानी कि जो इटालियन कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे वो दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। अब जो सेकंड कॉज है हमारा वह है फेल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ओटोमन टर्क्स। अब 1453 में जो ओटोमन टर्क्स हैं वो डिफीट कर देते हैं बाइनेस्ट रूलर
ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को। अब जो थर्ड कॉज है वो क्रूसेड्स, वो एक रिलीजियस वॉर है। जो मैंने आपको बताया था कि एक वॉर है कन्फ्लिक्ट टाइप की, ये रिलीजियस वॉर है क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में, यानी कि अब इनका कोई रिलीजन को लेके इनका यहाँ पे एक वॉर चल रहा है। और जो फोर्थ है वो है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म में तो आप पता, आपको फ्यूड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड। ये बहुत पुरानी, एक हम कह सकते हैं सिस्टम टाइप का है। इसमें जो पीजेंट्स थे उनको अपने फ्यूड यानी अपने लॉर्ड के लैंड पे वर्क करना होता था और उसमें कोई ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था। अब ये डिक्लाइन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी जो फ्यूडलिज्म है वो डिक्लाइन हो जाता है और न्यू ऑर्डर इमर्ज हो जाता है। अब ये न्यू ऑर्डर कौन होता है? ये न्यू ऑर्डर होती है हमारी मिडिल क्लास। हमारा फिफ्थ पॉइंट है राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स। इसमें क्या होता है, 14 से लेके एंड ऑफ 17th सेंचुरी के बीच में टाउन्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप में। सिक्स हमारा जो कॉज है वो है न्यू मिडिल क्लास का राइज। जैसे हमने पढ़ा था कि जब न्यू मिडिल क्लास राइज हो जाती है तो फ्यूडलिज्म डाउनवर्ड यानी डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनकी इमरजेंस के साथ हमारे लोग हैं वो टाउन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो सेवन्थ वाला है राइज ऑफ नेशंस, यानी कि हमारे जो न्यू नेशंस हैं वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड अ people were more inclined to a liberal society based on equality and freedom। अब क्या होता है, जो लोग हैं वो लिबरल सोसाइटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो न्यू नेशंस बन रहे हैं वो इक्वलिटी एंड फ्रीडम के आइडियोलॉजी पे बन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़म के बारे में। अब यूरोप में जो यूनिवर्सिटीज़ थी इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो इटालियन टाउन में सेटअप की गई थी और जो पाडुआ एंड बोलोग्ना है, ये दो यूनिवर्सिटीज़, ये लीगल स्टडीज़ के लिए एक मेन सेंटर था ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। अब जो कॉमर्स के बारे में बात करते हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ की चीफ एक्टिविटी थी और लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इमर्ज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमनिज्म। The educational program, there was much to be learnt with religious teaching alone could not give। अब जो वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे ना उसमें क्या था, सिर्फ वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग नहीं थी। अब वहाँ पे कुछ हमारे राइट्स वगैरह के बारे में बताया गया, ठीक। फिर जो हमारा दिस कल्चर हिस्टोरियंस इन द 19th लेबल एज ह्यूमनिज्म। अब जो ऐसे हिस्टोरियंस थे और जो कल्चर पे भी इन दोनों का मिक्सचर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, अब इन्हीं को ही ह्यूमनिज्म एज ए लेबल किया गया। अब ह्यूमनिस्टिक कौन होते हैं? ऐसे इंसान जो ग्रामर, ऋतिक, पोइट्री, हिस्ट्री, मोरल फिलॉसफी बताते हैं, इनको ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। अब ह्यूमैनिटीज़, अब इस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये वर्ड ह्यूमैनिटस से डिराइव होता है। अब जो रेनेसांस मैन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट एंड स्किल्स होते हैं, उससे ही रेनेसांस मैन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। हमारी सबसे पहली ऐसी कौन सी बुक थी जो प्रिंट की गई थी? जोहान्स गुटेनबर्ग ने सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी इन 1455 में। अब जो गुटेनबर्ग है वो एक मर्चेंट के बेटे थे। अब इन्होंने अपनी इन्वेंशन से प्रिंटिंग प्रेस तो बना ली, इन्होंने बुक्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। जैसे प्रिंटिंग प्रेस बन गई, अब हमारी जो कैपेसिटी थी बुक को बनाने की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? बुक्स की जो वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो जाती है, इससे एजुकेशन स्प्रेड करने में हेल्प मिल जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द एस्पिरेशन ऑफ वुमेन। अब जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो मेन थे डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ डिसीजंस मेकर्स इन देयर फैमिलीज, यानी कि जो मेन थे इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वो डोमिनेट करते थे पब्लिक लाइफ डिसीजन में। अब क्या होता था,
अगर फैमिली है उसमें एक मैन है एक वुमेन है, तो जो मैन होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसके डिसीजन मैटर करेंगे, फीमेल की डिसीजन मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैन है वो एक एज अ एक्टिव पर्सन रोल करता है था उस टाइम, और जो वुमेन थी वो एक पैसिव सिटीजन टाइप में रोल किया करती थी। अब वुमेन की डाउरी के बारे में उस टाइम सिस्टम था। अब जो फैमिली बिजनेस था ना, वो जो वुमेन डाउरी होती थी उसकी इन्वेस्टमेंट से बनता था। जैसे मान लो कि एक फीमेल की अगर शादी होकर वो आती है यहाँ पे, तो उसकी जो डाउरी होगी वो फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती थी। अब वुमेन की पोजीशन क्या थी उस टाइम पे? अब जो मर्चेंट्स की फैमिली थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब कैटेगरीज वाइज क्या था, वुमेन्स की लाइफ में भी थोड़े से चेंजेस थे। जो शॉपकीपर्स थे ना वो अपनी वाइफ्स के द्वारा हेल्प किए जाते थे इन द रनिंग ऑफ देयर शॉप एंड बिजनेस। अगर किसी मर्चेंट की जल्दी डेथ हो जाती थी तो उसकी जो विडो होती थी, विधवा जो घरवाली होती थी, वो लार्ज पब्लिक रोल परफॉर्म किया करती थी, यानी कि अब वो घर संभालने का काम भी उसका था, अब वो वर्क भी कर सकती थी। कैसेंड्रा फेडले, अब ये जो लेडी हैं इन्होंने ग्रीक एंड लैटिन में प्रोफिशिएंसी हासिल की थी, ठीक है। अब उन्हें इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पाडू में फॉर गिफ्ट ओरिनेशन। अब यहाँ पे एक क्वीन के बारे में बात की गई है जिसका नाम है इसाबेला दे एस्ट। अब इन्होंने अपनी स्टेट को रूल किया था। अब जब इनके हस्बैंड एब्सेंट थे, वो अपने किंगडम में नहीं थे, तो उन्होंने अपनी स्टेट को संभाला था, कोर्ट ऑफ मांटुआ। अब इनका जो पैलेस था, जो किंगडम था, उसका नाम मांटुआ है, मांटुआ। इसाबेला दे एस्टे ने उसको रूल किया था, संभाला था ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड। अब हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब हम एक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसने क्रिश्चियनिटी में एक रिफॉर्म लाया। अब उस रिफॉर्म का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट। 1517 में क्या होता है, एक जर्मन मॉन्क, एक यंग जर्मन मॉन्क जिसका नाम है मार्टिन लूथर, अब उसने एक कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, आर्ग्यू दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्राइस्ट टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। अब इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि किसी भी इंसान को किसी प्राइस्ट की नीड नहीं होती है टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। उसने अपने फॉलोवर्स को ये कहा टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी ये कहा कि हमें गॉड पे कंप्लीट फेथ होना चाहिए। फॉर फेथ अलोन कुड गाइड हिम, और जो फेथ है, सिर्फ जो हमारा फेथ है वो हमें गाइड कर सकता है टूवर्ड्स राइट लाइफ एंड टूवर्ड्स द एंट्री इनटू हेवन। अब ये जो टोटल रिफॉर्म है इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया है, नाम दिया गया है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि जो मार्टिन लूथर था उन्होंने अपने 95 थीसिस दी थी, जिसकी वजह से जो चर्च था वो बहुत नाराज़ हो गया था एंड लास्ट में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉपनिकस रेवोल्यूशन। अब जो हमारा कॉपनिकस है इन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी द रेवोल्यूशन नंबर्स, जिसका मतलब है द रोटेशन। अब हम जो आज का रोटेशन जो पढ़ते हैं वो हमारा कॉपरनिकस ने ही हमें बताया है। और जॉन्स कैप्लर, अब इन्होंने कैप्लर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री हमें बताई। और जो गैली है इन्होंने अपना वर्क, अपने कंट्रीब्यूशन किया द मोशन। जो आईएस न्यूटन है इन्होंने न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है।